नमस्कार, फोकस रूम प्रो में आपका स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाले पैराडॉक्स से शुरू करने वाले हैं। हाँ, और ये सच में एक ऐसी बात है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। जरा इमेजिन कीजिए, देश में सरकार के गोडाउन्स अनाज के पहाड़ों से भरे पड़े हैं और इतना अनाज कि वो खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। राइट। पर ठीक उसी वक्त उसी देश में करोड़ों औरतें और बच्चे बिना पूरा खाना खाए कुपोषित हालत में सो रहे हैं। ये एक बहुत ही डार्क रियलिटी है। सही कहा। तो इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक बेहद फैसिनेटिंग इकोनॉमिक्स डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर रहे हैं जिसका टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और लोगों को अक्सर ये लगता है कि खेत में गेहूं उग गया तो बस देश फूड सिक्योर हो गया, पर हमारा सोर्स मटेरियल इस अजम्पशन को पूरी तरह से तोड़ता है। हाँ, मतलब फूड सिक्योरिटी सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलने का नाम नहीं है। ये एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ना? एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट समझाता है कि एक्चुअल सिक्योरिटी तब आती है जब 3 एज मिलते हैं, यानी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। राइट। तो चलिए इनको थोड़ा तोड़कर देखते हैं। पहला ए है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब तो सीधा सा है कि देश में टोटल फूड प्रोडक्शन कितना है। हाँ, और उसमें इंपोर्ट्स भी शामिल है और गवर्नमेंट ग्रैनरीज का स्टॉक भी। ये फाउंडेशन है। पर सिर्फ अनाज होने से बात नहीं बनती। दूसरा ए आता है एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल, खाना फिजिकली हर इंसान की रीच में होना जरूरी है। मतलब अगर अनाज दिल्ली में पड़ा है और किसी दूर के गांव तक रास्ता ही नहीं है तो लोग तो भूखे ही रहेंगे ना। सही बात है। और तीसरा और सबसे क्रिटिकल ए है अफोर्डेबिलिटी। खाना पास में है, दुकान पर है, पर क्या आपके पास उस सेफ और न्यूट्रिशियस खाने को खरीदने का पैसा है? ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि इस सोर्स मटेरियल में मुझे एक बहुत ही कमाल की बात दिखी। हाँ, अमर्त्य सेन वाला पॉइंट ना। एग्जैक्टली। इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने इस पूरी बेसिक डेफिनेशन में एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया जिसे उन्होंने एंटाइटलमेंट्स कहा। सही कहा। उनका कहना था कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ अनाज के सप्लाई पर डिपेंड नहीं करती, ये इस पर डिपेंड करती है कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में क्या एक्सचेंज कर सकते हैं और सरकार से आपको क्या गारंटी मिलती है। ये तो ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं शोरूम में। हाँ, पर अगर आपके पास उन्हें खरीदने की क्षमता ही नहीं है तो आपके लिए तो वो है ही नहीं। अगर खाना भरा पड़ा है पर पैसे नहीं है तो वो फूड सिक्योरिटी कैसे हुई? अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हो जाता। मतलब जब कोई बड़ी क्लैमिटी आती है तब? सही पकड़ा आपने। हम हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में देखते हैं कि कैलामिटी के वक्त एक्चुअली क्या होता है, जैसे 1943 का फैमिन ऑफ बंगाल। ओ बाप रे, मैंने उसके फिगर्स पढ़े नोट्स में। वो नंबर सच में डरावना है। करीब 30 लाख लोग मारे गए थे उसमें। 3 मिलियन लोग। हाँ, एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी। पर इसमें एक डिटेल है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि इनमें से ज्यादा लोग सिर्फ भूख या स्टार्वेशन से नहीं मरे थे। वेट, रियली? अगर फैमिन था तो लोग भूख से ही मरे होंगे ना? ये डेथ टोल इतना हाई कैसे गया फिर? देखिए, होता क्या है, जब खाना अवेलेबल नहीं होता तो लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। राइट, बॉडी वीक हो जाती है। बिल्कुल। और उस डेस्परेशन में लोगों ने जो मिला वो खाया। सड़ता हुआ खाना, कंटेमिनेटेड पानी। इसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीजेस और एपिडेमिक्स फैल गए। ओ, यानी स्टार्वेशन ने उन्हें कमजोर किया और एपिडेमिक्स ने जान ले ली। एग्जैक्टली। और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किन पर हुआ पता है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन्स और कैजुअल वर्कर्स पर। क्यों? उनके पास तो खेती या मछली पकड़ने का जरिया था ना। क्योंकि मार्केट में राइस के प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। एक मछुआरा जो मछली पकड़ता था, अब उसकी मछली की उतनी कीमत नहीं थी कि वो उससे महंगा चावल खरीद सके। समझ गया। उनकी एक्सचेंज पावर, यानी वो एंटाइटलमेंट कंप्लीटली जीरो हो गई। सही बात है। और इस डिजास्टर के बाद ही ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 1970s तक यूएन की डेफिनेशन सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट सप्लाई तक सीमित थी। मतलब उन्हें लगता था गोडाउन में अनाज है तो सब ठीक है। हाँ, पर 1995 के वर्ल्ड फूड समिट आते आते उन्होंने डेफिनेशन को रीडिफाइन किया। उन्होंने स्पेसिफिकली ऐड किया कि फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस हर वक्त होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए। ये तो मैक्रो लेवल की बात हो गई। हिस्ट्री और समिट से निकलकर अब जरा ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। आखिर ये फूड इनसिक्योर लोग आज की डेट में हैं कौन? इसके लिए सोर्स मटेरियल हमें 2 बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग माइक्रो स्टोरीज देता है। पहली कहानी है रामू की। हाँ, रामू जो रायपुर विलेज में कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबरर है। राइट। अब एग्रीकल्चर हमेशा से एक सीजनल एक्टिविटी रही है।
बुवाई और कटाई के वक्त काम होता है, पर साल में करीब 4 महीने रामू अनएम्प्लॉयड रहता है। तो ये सीजनल हंगर का परफेक्ट एग्जाम्पल है, मौसम के हिसाब से भूख। बिल्कुल। और दूसरी स्टोरी है अहमद की। वो बेंगलोर में एक रिक्शा पुलर है। यहाँ तो खेती वाला चक्कर नहीं है, फिर वो इनसिक्योर कैसे हुआ? क्योंकि उसकी डेली अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती हैं। किसी दिन कमाई होती है, किसी दिन नहीं। इसे हम क्रॉनिक हंगर के कैटेगरी में देख सकते थे, जहाँ परसिस्टेंटली लो इनकम की वजह से डाइट खराब रहती है। पर सोर्स कहता है कि अहमद फॉर्चुनेटली थोड़ा सेफ है। हाँ, क्योंकि उसके पास एक येलो कार्ड है। ओह, वो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाला पीडीएस कार्ड। एग्जैक्टली। इस कार्ड की वजह से उसे आधी मार्केट प्राइस पर व्हीट, राइस, शुगर और केरोसिन मिल जाता है। ये एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जो उसकी फैमिली को सर्वाइव करने में मदद कर रहा है। यानी रामू सीजनल साइकिल में फंसा है और अहमद सिस्टम के एक छोटे से कार्ड के सहारे चल रहा है। ये दोनों कहानियां हमें उस पैराडॉक्स के पास वापस ले आती हैं। सही कहा। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हंगर सिर्फ गरीबी का नतीजा नहीं है, हंगर एक्चुअली गरीबी को पैदा करती है। मतलब एक विशियस साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। और ये क्रॉनिक और सीजनल हंगर मिलकर हमारी पॉपुलेशन को बुरी तरह इफेक्ट कर रहे हैं। इसका स्केल बहुत मैसिव है। मैंने नोट्स में पढ़ा कि NHFS 1998-99 का डेटा कहता है कि करीब 11 करोड़ औरतें और बच्चे मैलन्यूट्रिशन से अफेक्टेड थे। 11 करोड़! ये बहुत ही बड़ा और शॉकिंग नंबर है। इतनी बड़ी आबादी का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक रहा है। तो इस सब से निपटने के लिए देश ने क्या काउंटर अटैक किया? यानी हम एग्रीकल्चरल पॉलिसीज के लेवल पर क्या कर रहे थे? आज़ादी के बाद इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए एक मैसिव पुश दिया, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। हाँ, और सोर्स में एक बड़ा कूल हिस्टोरिकल डिटेल है इस बारे में। जुलाई 1968 में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक स्पेशल स्टैंप रिलीज किया था। राइट, उसका टाइटल था व्हीट रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली। और उस फोकस का नतीजा आज तक दिख रहा है। 2020-21 के स्टार्ट्स बताते हैं कि यूपी ने 36 मिलियन टन्स और एमपी ने 18 मिलियन टन्स व्हीट प्रोड्यूस किया। और 2021-22 में तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 315 मिलियन टन्स तक पहुंच गया था। हम इंपोर्ट्स पर डिपेंड करने वाले देश से सरप्लस देश बन गए। Here's where it gets really interesting. गवर्नमेंट सिर्फ किसानों को क्रॉप्स उगाने नहीं बोलती, वो FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसे खरीदती भी है। हाँ, और यहाँ एंट्री होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की। बेसिकली किसान को एक मिनिमम दाम पहले से पता होता है, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी बन जाती है और सरकार इन सबका एक बड़ा सा बफर स्टॉक बना लेती है। पर दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर गवर्नमेंट इतना बड़ा बफर स्टॉक क्रिएट क्यों करती है? वही ना, गोडाउन्स मेंटेन करना, गार्ड्स लगाना, ये सब बहुत कॉस्टली होता होगा। इसका कैरिंग कॉस्ट सच में बहुत ज्यादा होता है। पर इसका मेन मकसद है अनाज को उन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना जहां प्रोडक्शन कम हुआ हो और समाज के गरीब हिस्सों तक सस्ते दाम में पहुंचाना, जिसे शायद इशू प्राइस कहते हैं। एग्जैक्टली। इशू प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। ये बफर स्टॉक बेसिकली एक ढाल की तरह काम करता है ताकि वेदर कंडीशंस खराब होने पर फूड सिक्योरिटी बनी रहे। ओके, तो अनाज उगा लिया, FCI ने खरीद भी लिया, पर डिस्ट्रीब्यूशन वाली पाइपलाइन में क्या चल रहा है? क्या ये अनाज सच में रामू और अहमद जैसे लोगों तक ठीक से पहुंच रहा है? ये सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन डिलेमा है। इसके लिए हमें PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एवोल्यूशन देखना होगा। पहले तो ये यूनिवर्सल होता था ना, सबके लिए। सही। पर 1997 में इसे टारगेटेड PDS यानी TPDS बना दिया गया। अलग अलग प्राइसेस सेट किए गए BPL और APL फैमिलीज के लिए। यानी थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने। हाँ, और फिर 2000 में एक और स्कीम आई, अंत्योदया अन्ना योजना यानी AAY। ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए थी। इसमें गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो दिया गया। वाह, इतना सस्ता! बिल्कुल। और फाइनली 2013 में द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, जिसने रूरल एरियाज की 75% और अर्बन की 50% पॉपुलेशन को कवर किया। लेकिन इन सब पॉलिसीज के बाद भी हम उस ओरिजिनल पैराडॉक्स पर वापस आ गए। सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट करता है। वही कि FCI ग्रैनरीज ओवरफ्लो हो रहे हैं। एग्जैक्टली। 2022 में देखिए, 159 LMT व्हीट और 104 LMT राइस पड़ा था गोडाउन्स में। ये मिनिमम बफर नॉर्म से बहुत ज्यादा है। और अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट आसमान छू रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई मैल प्रैक्टिसेस हैं। अक्सर होता क्या है कि PDS डीलर्स अच्छी क्वालिटी का अनाज रेशन शॉप से हटाकर ओपन मार्केट में बेच देते हैं।
अच्छे मार्जिन के लिए। और रेशन शॉप पर बेकार क्वालिटी का अनाज रख देते हैं। सही पकड़ा। और लोग उस खराब अनाज को नहीं खरीदते तो वो अनसोल्ड स्टॉक और बढ़ जाता है। क्या सिस्टम है यार। और मैं नोट्स में देख रहा था कि इस एमएसपी का एक और बहुत भयंकर डार्क साइड भी है ना। हाँ, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। देखिए, एमएसपी की गारंटी मिलती है गेहूं और चावल पर, तो किसानों ने स्पेशली पंजाब और हरियाणा में पूरा फोकस इन्हीं पर लगा दिया। और चावल उगाने में तो बहुत पानी लगता है। एग्जैक्टली। इन स्टेट्स में इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और वाटर टेबल खतरनाक हद तक गिर गया है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में जब इतने मैसिव फ्लॉज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके इकोलॉजी तक, तो ग्रासरूट लेवल पर क्या सॉल्यूशंस हैं? यहाँ आते हैं कम्युनिटी ड्रिवन सक्सेस स्टोरीज। जब टॉप डाउन अप्रोच फेल होती है तो लोगों की अपनी कोऑपरेटिव्स बहुत इफेक्टिव साबित होती हैं। जैसे सोर्स में तमिलनाडु का एग्जाम्पल है। हाँ, वहाँ 94% फेयर प्राइस शॉप्स सरकार नहीं बल्कि कोऑपरेटिव्स रन कर रही हैं। राइट। और दिल्ली में मदर डेयरी का मॉडल देखिए, कंट्रोल्ड रेट्स पर मिल्क और सब्जियां मिलती हैं। और गुजरात का अमूल, जिसने लिटरली व्हाइट रेवोल्यूशन ला दिया देश में। पर मुझे पर्सनली महाराष्ट्र का मॉडल सबसे इनोवेटिव लगा। वहाँ अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी एडीएस, उन्होंने एनजीओज के साथ मिलकर ग्रेन बैंक सेटअप किए हैं। ग्रेन बैंक्स, ये कैसे काम करता है? ये हाईली सक्सेसफुल इंटरवेंशन है। ये लोकल कोऑपरेटिव्स अपने रिसोर्सेज इफेक्टिवली मैनेज करती हैं क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उनकी कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं। ये सेंट्रलाइज सिस्टम से कहीं ज्यादा फास्ट और रिलायबल है। ये हुई ना बात। तो अगर हम इस डीप डाइव को रैप अप करें तो एसेंशियली फूड सिक्योरिटी सिर्फ यील्ड या गोडाउन में अनाज का होना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक कॉम्प्लेक्स जाल है जिसमें परचेजिंग पावर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल एक्शन सब शामिल हैं। सुनने वालों के लिए रिलेवेंस ये है कि जब अगली बार न्यूज़ में फूड सिक्योरिटी या बम्पर क्रॉप की बात हो तो उन्हें सिर्फ गोडाउन में भरे पहाड़ों को नहीं देखना चाहिए। सही कहा, उन्हें उसकी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। और एक आखिरी बात जो मैं यहाँ रखना चाहूंगी, जो सोर्स के डेटा से क्लियरली निकल कर आती है। हाँ बताइए। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और एमएसपी के चक्कर में पूरा फोकस गेहूं और चावल पर लगा दिया और उन कोर्स ग्रेन्स यानी मोटे अनाज को भुला दिया जो एक्चुअली गरीबों का स्टेपल डाइट थे। ज्वार, बाजरा जैसे अनाज। हाँ, और इस इंटेंसिव फार्मिंग से पंजाब और हरियाणा का पानी खत्म हो रहा है। तो क्या हम आज का पेट भरने के चक्कर में फ्यूचर की फूड इनसिक्योरिटी का फाउंडेशन नहीं बिछा रहे? ये सच में सोचने वाली बात है। ऐसा ना हो कि जो सिस्टम आज हमें बचा रहा है उसे ही एक कंप्लीट रीबूट की जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल। तो बस यही था आज का हमारा एनालिसिस। आपसे मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए सोर्स के साथ। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग।